राती जयरथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सौरभ मालवीय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और मैम राती जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये अंतिम चरण है उत्तर प्रदेश चुनाव का। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले कहा जा रहा है कि 2017 के मुकाबले पूर्वांचल इस दफा बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। ये बात सही मानती हैं आप? देखिए, जो खबरें आ रही हैं वो ये कहती हैं कि सब जगह कांटे की टक्कर है कि अखिलेश यादव ने बहुत टफ फाइट दिया है बीजेपी को, पश्चिम से लेके पूर्वांचल तक। तो ये कहना मुश्किल है कि किसके लिए क्या फायदा है और क्या फायदेमंद नहीं है। और पर मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने कहा है कि लगातार वोट परसेंटेज गिरता जा रहा है, हर चरण के साथ वोट परसेंटेज गिरता गया है, ये एक्चुअली लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसका मतलब है कि लोगों में कोई इंथुजियाज्म नहीं था, इस पोल्स में कोई उत्साह नहीं थी, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि लोग निकले नहीं वोट डालने। इसके लिए इस विषय को मतलब ये चिंतित करता है, और हमको चिंता करनी चाहिए कि जो हमारे नेता लोग हैं वो क्यों नहीं वोटर को बाहर निकाल सके वोट डालने। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल रहा है ये इस साल के यूपी वाले चुनाव से। ये बिल्कुल मेजर कंसर्न है, क्योंकि अभी तक 6 फेज की हम लोग बात करें, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस दफा की जो वोटिंग प्रतिशत रही है वो बहुतायत कम रही है। और ना कुछ बातों में शुरुआत आप ही से कर लेता हूं सर, इस मामले को लेकर के कि पांचों राज्यों में सबसे अहम चुनाव अगर केंद्र की सत्ता के पास पहुंचने के लिए कहा जाएगा तो उत्तर प्रदेश की बात आती है। अभी चर्चा के दौरान बात सामने है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो पिछले 6 चरण रहे हैं, 17 के मुकाबले 22 में वोटिंग प्रतिशत हर चरण में कम दिखाई पड़ा है। इसके पीछे की वजह आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर आप वोट प्रतिशत इस बार का सबसे खराब होने की वजह या कम होने की वजह, ये साफ पता लगता है कि लोगों में उत्साह उस तरीके से है नहीं जी। आप चाहे वो एनडीए घटक का हो यानी कि भाजपा का हो, या फिर यूपीए हो, या जहाँ पर भी पंजाब में जैसे आप है या बाकी जगह है, तो ये समझना बहुत मुश्किल है कि अभी कौन सा जो पार्टियां थी या जो बड़ी पार्टियां थी वो पीछे रह गई हैं अपने बाद। लेकिन अपेरेंटली लगता है जो उत्साह 17 में था वो, और जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे ले गया था, वो नहीं दिख रहा है। उसकी वजह से खतरा इस समय भारतीय जनता पार्टी पर मंडरा जरूर रहा है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये वोट परसेंटेज और बाकी और गणित जो हैं वो एग्जिट पोल तक ही सीमित है। जब तक गणित पूरी नहीं आती है सामने, तब तक कहना बहुत मुश्किल होगा। बात वाजिब है सर आपकी। संजीव श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए जरा सर कि एक बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में ये परसेप्शन फिलहाल ये है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर जो शामली है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, देवबंद है, ये जो जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, यहां पर भी मतदान 2017 की अपेक्षा में कम हुआ है। और कुछ लोग ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम बैंक्स में, मुस्लिम शहरों में, मुस्लिम जिलों में जहां पर उनकी आबादी ज्यादा है, वहां मतदान कम होने का मतलब है कि सीधा बीजेपी को फायदा। देखिए, जहां तक मुस्लिम मतदाताओं का प्रश्न है, मुस्लिम मतदाताओं ने 2014, 17, 19 में विभाजित होकर मत दिया है। वैसे तो 19 में तो अलायंस था, लेकिन मुस्लिम वोट आमतौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में बढ़ता है। समाजवादी को सबसे ज्यादा, बसपा को उसके बाद, और कांग्रेस को उससे कम, लेकिन बढ़ता है। इस बार क्लियर काफी स्पष्टता है कि एक तरह से 2 घोड़ों की दौड़ हो गई है, 2 हॉर्स रेस हो गई यूपी का चुनाव। तो मुस्लिम वोट भी ज्यादातर 80-90% आप कह सकते हैं समाजवादी जी पार्टी के साथ कंसोलिडेटेड है, जिस तरह से यादव वोट बैंक कंसोलिडेटेड है उनके साथ। तो जी पिछले पूरे हफ्ते ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में था, 6 दिन पूर्वांचल के कई जिलों पे हम लोग गए थे। तो मुझे तो चुनाव की तस्वीर ऐसा काफी एहसास हो रहा है कि बीजेपी काफी बैकफुट पे है। और 2014, 17 और 19 की परफॉर्मेंस इतनी एकतरफा थी, उस तरह की तो इस समय माहौल कतई नहीं है। इसलिए नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। बीजेपी थोड़ी सीट से आगे भी रह सकती है, कुछ सीट से पीछे रह के हार भी सकती है। मतलब इस बार के जो चुनाव है उसमें कोई
यानी अनिश्चितता बनी हुई है, कोई भी क्लियर मैंडेट अभी तक किसी को आते हुए दिखाई नहीं पड़ा। रागी साहब, अभी तक हम लोगों ने बात ये की चर्चा के दौरान कि भाई जो वोटिंग प्रतिशत लगातार घटा, उसके पीछे की वजह क्या रही? तो क्या ये, अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, क्या कोरोना के कारण देखते हैं, ये सरकार के कामों से लोग उदासीन रहे, ये पीछे की वजह देखते हैं, या राजनेता कामयाब हो नहीं पाए, चाहे वो कोई भी दल हो, लोगों को कम से कम इतना जागरूक करने की आप घर से बाहर निकलिए और मतदान केंद्र तक कम से कम जाइए? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो कि इसका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन काम है कि क्यों नहीं मतदाता इतना निकला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, तो स्वाभाविक है कि उसके कार्यकर्ता जो है वो ये मान करके चला जाता है कि वो घर घर तक वो पहुंच रखते हैं और अपने लोगों को निकालने में कामयाब रहे होंगे। जो दूसरा सवाल ये आता है, क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को घाटा होने जा रहा है, या कौन पार्टी जो कम मतों का प्रतिशत हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा या उसके पक्ष में जाएगा? जी। यह कहना अभी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक जितने भी इलेक्शन सर्वे हुए हैं इसमें कोई लीनियर रिलेशन नहीं देखा गया है। यानी कि हम ये कह दें कि कम मतदान होना जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाए, ऐसा भी नहीं कह सकते, और बहुत ज्यादा मतदान होता है वह भी एस्टैब्लिशमेंट लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि चूंकि अभी तक के जो आंकड़े हैं, रफ आंकड़ा ये रहा कि शहरी जो क्षेत्र हैं वहां का मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा घटा है, और एक आम परसेप्शन है कि शहरी वोट जो है वो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव उसका रहता है। देखिए, आज के दिन में शहरी और ग्रामीण ये दोनों का अंतर लगभग मिट गया है। हाँ। अब एक कल तक ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी, ये मानी जाती थी कि भारतीय जनता पार्टी शहरी मतदाताओं की पार्टी है जी। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है। और देखिए, 2017 का चुनाव जरा याद कीजिए, जितने पॉलिटिकल पंडित थे वो अपनी घरों में बैठकर के यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बूते पर सरकार कहां से बना पाएगी, कौन सी ऐसी सीट है जहां पर वो जीत पाएगी। लेकिन हमने नतीजे देखे तो सारे नतीजे चौंकाने वाले थे, और इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जिन चीजों को हम ये मान करके चलते हैं कि जातीय खांचे में रह करके ही लोग वोट देते हैं, वो मुझे लगता है कि वो तिलस्म चीजें टूटी हैं। मैं आपकी बात को पूरा करूं सर, उससे पहले मैं सीधा धर्मवीर जी का रुख करना चाहूंगा। बीएसपी से हैं और बीएसपी के बारे में ये कहा जाता है कि भाई एक जाति विशेष का काडर उसका बना हुआ है। धर्मवीर जी, आपकी तरफ से भी दावा किया गया कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, लेकिन इसके ठीक उलट चुनाव प्रचार के दौरान बीएसपी सक्रिय दिखी नहीं थी। नहीं, ये कौन कह रहा है कि सक्रिय नहीं दिखी थी? हाँ। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने 3-3 बार दौरे किए पूरे प्रदेश के। आदरणीय बहन जी लगातार रैलियां कर रही हैं, हाँ। हेलीकॉप्टर से घूम रही हैं, और अभी हेलीकॉप्टर से घूम के सर आप जमीन वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर पाएंगे ना? 1 साल पहले ही हो गया था। नहीं, रैलियां हेलीकॉप्टर से तो आवागमन होता है, रैलियां तो उसके लिए मंच बनता है, रैलियों में लोग आते हैं। तो क्या आपने बहन जी की रैली को कवर नहीं किया क्या? हाँ। और ये 10 तारीख को पता लग जाएगा कि किसमें कितना दम है। और ये जो हवाई घोषणा करते हैं, थोथी घोषणा करते हैं, झूठे घोषणा पत्र जारी करते हैं, ऐसी पार्टियों को जनता बेनकाब कर देगी। जरा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा तो दिया, लेकिन स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट थी उसमें से 80% स्टार प्रचारक उत्तर प्रदेश से गायब दिखे। जी नहीं, हर आदमी धरातल पे काम कर रहा था, अपने अपने जिलों में, अपने अपने जनपदों पर, जिसको जहाँ की जिम्मेदारी दी गई थी कर रहे थे। फर्क इतना था कि अच्छा, भूपेश बघेल के अलावा और कौन नेता एक्टिव था बताइए जरा? सचिन पायलट कहाँ थे? राहुल गांधी कहाँ रहे प्रचार में? 5 स्टेटों में चुनाव थे अनंत जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क किया हुआ था पार्टी की तरफ से। हमारे यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जी काफी रहते थे, हमारे यहाँ प्रियंका जी रहती थी, राहुल जी की जहां जरूरत थी, जहां लोग मांगते थे वहां रहती थी। एक्चुअली में ये पूरा परिवर्तन और बदलाव का चुनाव था जी। लोग यहाँ बदलाव के लिए वोट कर रहे थे और बदलाव चाहते थे, क्योंकि प्रदेश की 7 करोड़ जो महिला वोटर है जी। और जो हमारी नेता प्रियंका ने और कांग्रेस पार्टी ने जब कहा कि हम 40% टिकट देंगे जी। तो और उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था थी, महिलाओं के साथ रेप के मामले थे, छोटा व्यापार खत्म हो रहा था, महंगाई के मुद्दे अजय जी एक सवाल आता है, वो सवाल क्या, हालांकि जब कांग्रेस बोलना शुरू करती है संगीत रागी जी मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, मैं उनके पास भी लौटूंगा, रागी साहब आपके पास में आऊंगा, लेकिन अजय जी बताइए जरा कि आपकी जो लड़की हूं लड़ सकती हूँ जो पोस्टर गर्ल थी
उन्होंने जब पार्टी को छोड़ा तो बड़ी चर्चाएं हुई, तो जिसके ऊपर भरोसा करके आपने पोस्टर गर्ल बनाया उसी को विश्वास नहीं आपके नारे के ऊपर। अनंत जी देखिए, ऐसे लोग आते हैं चले जाते हैं, उम्मीद ये करते हैं कि पहले दिन से आए, 30-30, 40-40 साल अपॉर्चुनिटी पॉलिटिक्स में 70 साल बाद तो बीजेपी को मिली है। और हाँ। पता नहीं इनके जो अनुवांशिक संगठन के लोग हैं जो हंसते हैं ना हंसते, उनको तो बस ये दिखना है कि बैक में क्या है क्या नहीं है। तो एक सिस्टम है, और जो सिस्टम को लोकतंत्र में कुछ समय के लिए तो आप ले सकते हैं सत्ता, लेकिन परमानेंट सत्ता के लिए तो आपको रोजगार की बात करनी पड़ेगी, महंगाई की, गैस सिलेंडर की, सरसों के तेल की, और 99% अच्छा, वो बातें तो हो चुकी है सर, बातें करने का वक्त हर राज्य में खत्म हो चुका। अब तो जो बातें जो की गई थी उनका असर कितना है ये परखने की बात है। संगीत रागी, छोटा सा कमेंट, उसके बाद चलूंगा बाकी मेहमानों के पास में। संगीत जी। देखिए सच बात तो यह है कि कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि दहाई का आंकड़ा भी वोटों के प्रतिशत में उसको उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है, और संभवतः यही वो कारण था जिससे राहुल गांधी बचते रहे। वो जानबूझकर के उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपनी जो आजमाइश नहीं उन्होंने लगाया, क्योंकि उनको पता था कि उत्तर प्रदेश से मनोवांछित यदि रिजल्ट नहीं आता है तो फिर से उनके लीडरशिप पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा, और चूंकि उनको अगला कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है तो फिर से एक बार उनकी काबिलियत पर प्रश्न लगेगा। मुझे लगता है कि जानबूझ करके कांग्रेस के चुनाव के मार्गदर्शकों ने जानबूझ करके उनकी रैलियां वहां पर नहीं की। देखिए, इतने बड़े चुनाव, इतने बड़े प्रदेश में यदि कांग्रेस जैसी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, और वाकई यदि कोई विकल्प बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के स्तर पर, तो कांग्रेस ही बन सकती है। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी उत्तर प्रदेश में जहां 403 है, जहां 80 सांसद भेजता हो, यहां उसकी हालत यदि इतनी पतली हो कि चौथे और पांचवें नंबर की पार्टी हो, और कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको इग्नोर करे, तो मुझे लगता है ये न कांग्रेस पार्टी के लिए ठीक है और न ही देश के लोकतंत्र के लिए ठीक है। ठीक बात है वीर जी, युवा या यहाँ के जो लोग हैं बीएसपी को इस चुनाव में टक्कर में ही नहीं मान रहे, क्या कहेंगे? आखिर क्यों इस तरह की भूमिका रही? बीएसपी जो कई बार सत्ता में रही, और आज ऐसी भूमिका है कि लोग उससे टक्कर में नहीं मानते। नहीं, आपको 10 तारीख को इसका रिजल्ट मिलेगा। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी घोषणा करते हैं, झूठे घोषणा पत्र जारी करते हैं, बहुजन समाज पार्टी उसमें किसी में विश्वास नहीं करती है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो कहती हैं वही करती हैं, और हम करके दिखाने वालों में से हैं। हम छोटी घोषणा नहीं करते हैं। और 20-25 साल का बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड उठा के मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, तो यही तो लोग पूछ रहे थे। जो करना तो है ठीक है, जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन क्या रहे हैं? हाँ, तो कह रहे ना कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, हमने 2 कमरे के मकान निःशुल्क बना के दिए, फ्री में दिए, वो दोबारा देंगे, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद करेंगे, माफिया गुंडों को जेल के पीछे भेजेंगे, आज बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार की घटनाएं और उसे रोकेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ये सारी बातें आदरणीय बहन जी ने, ठीक है, आपने रोजगार की बात भी की, आपने भी की सर, और कुछ वक्त पहले नैना जिन बच्चों से बात की थी उन्होंने भी रोजगार की बात की। सौरभ मालवीय, मुझे बताइए जरा कि ये रफ आंकड़ा है कि भाई कोविड से पहले भी उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी दर थी वो लगभग 7% के आसपास थी। क्या चुनावों में ये एक मुद्दे के तौर पर रहा है? अनंत जी, उत्तर प्रदेश का यह चुनाव बिल्कुल अलग है 2012 से। रविंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, मेरा सवाल ये सौरभ जी से है सर। जी अनंत जी, इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव 2012 से 2017 से बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश को हम जब 7वें चरण के आज के अंतिम दिन पर खड़े हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अलग इशू रहा, बुंदेलखंड का अलग मुद्दा रहा, और मध्य यूपी का अलग मुद्दा रहा, और पूर्वांचल का रोजगार तो सर सबको चाहिए, वो किसी भी प्रदेश का हो, रोजगार तो सबको चाहिए सर।